अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाक भारत हालिया तनाज़े के बाद दोनों ममालिक अलग अलग अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं। भारत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त को कामयाबी के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। सदर ट्रंप के बयानात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। भारत और भारत से बाहर उठने वाले सवालात को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं। आज भी उन्होंने यही किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने 8वीं दफ़ा पाकिस्तान और भारत के सीज़ फायर के हवाले से बयान दिया है, लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जिक्र तो नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को क्रेडिट दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी का नाम लेकर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को फिर धमकी दे रहे हैं, मगर एक बार फिर ट्रंप का नाम नहीं ले रहे हैं। पाकिस्तान एक बात भूल गया, अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। वज़ीर आज़म मोदी के बयानात पर खुद भारत में उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। कांग्रेस उनसे जवाब मांग रही है। वज़ीर आज़म मोदी ने आज जब ये कहा कि मोदी की रगों में खून नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है, तो कांग्रेस केरला ने तंजिया पोस्ट में लिखा कि हेल्थ हैजर्ड वार्निंग, जिस्म में सिंदूर के बहने से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसा कि खुदनुमाई और हक़ाइक़ मस्ख़ करना। वज़ीर आज़म मोदी ने आज सदर ट्रंप का नाम नहीं लिया। हालांकि ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जनूबी अफ्रीका के सदर से मुलाकात के दौरान 8वीं दफ़ा पाक भारत सीज़ फायर में अपने किरदार का तस्करा कर दिया। If you take a look at what we just did with Pakistan and India, we settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India, we're doing a big deal with Pakistan, and I said, what are you guys doing? You know, somebody had to be the last one to shoot, but the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries, and we spoke to him, and I think I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault. But Pakistan has got some excellent people and some really good, a great leader. And India is my friend Modi, and he's a mutual friend. Yeah, he's a great guy, and I called them both, and we just did something good. और ट्रंप के बयानात वज़ीर आज़म मोदी के साथ साथ उनके वज़रा का भी मुसलसल पीछा कर रहे हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से एक इंटरव्यू में सीज़ फायर में अमरीकी किरदार पर सवाल हुआ तो उन्होंने ये तस्लीम किया कि अमरीका, पाकिस्तान और भारत दोनों से राब्ते कर रहा था। सेक्रेटरी ख़ारजा मार्को रूबियो ने मुझे और नायब सदर JD वेंस ने वज़ीर आज़म मोदी को फ़ोन किया था। ताहम सीज़ फायर पाकिस्तान और भारत ने खुद किया था। We have a mechanism to talk to each other as a hotline. And where was the US in this process? Well, the US was in the United States. I mean, obviously there were US Secretary of State Rubio and Vice President Vance had called up. Rubio had spoken to me. Vance had spoken to our Prime Minister. They had their view, and they were talking to us, and they were talking to the Pakistanis, as indeed were some other countries. Yeah. I mean, the United States was not alone in this. I think there were some countries in the Gulf, there were some others as well. Mm-hmm. That happens naturally. When two countries are engaged in a conflict, it is natural that countries in the world call up and ask and try to sort of indicate their concern and what they can do in such a situation. But the ceasefire, the cessation of firing and military action was something which was negotiated directly between India and Pakistan. जबकि आज पाकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी को भारत के लिए सबक करार दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद में हालिया तनाज़े में शहीद होने वालों के अहले खाना से मुलाकात के बाद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि भारत को पाकिस्तान पर जारियत का ऐसा जवाब दिया है कि अब वो किसी हमले से पहले 100 बार सोचेगा। मोदी सरकार 100 मरतबा सोचेगी पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला आवर होने के लिए, कि उसको पता चल गया कि हमारी बरी फौज, हमारी फजाई फौज और हमारी बहरी फौज मिलकर पूरी तरह तैयार हैं। और जिस तरह इन 4 दिनों में 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो हिंदुस्तान को सबक सिखाया गया, मेरी नज़र में 1971 की शिकस्त का अल्लाह ताला ने बदला लिया है आज इस मौके के ऊपर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चीन का दौरा करके वापसी के बाद कहा है कि भारत के लिए शराफत और इज्जत इसी में है कि वो अब पाकिस्तान से सुलह कर ले।
सीज फायर जो है ना वो होल्ड कर रही है और उसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। और ये कहना कि ये सस्पेंड हुई है या ये कहना एक हमसाया मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर का कि जी ये तो ट्रेलर था अभी फुल प्ले चलना है, ये बड़ी बदकिस्मती है। उन्होंने देख लिया है कि जो हशर किया है आसमानों में, जो हशर उनका हुआ जमीन पे, तो मेरा ख्याल है कि शराफत इसी में है, इज्जत भी इसी में है कि अब आराम से सुलह कर लें और अब पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में लेके जाए। इसके अलावा आज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। ISPR के एलामे के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरा ने कहा कि खुशदार में कल होने वाली सफ़ाकी भारत की पुष्टपनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए की गई, जिसके नतीजे में 4 मासूम बच्चे और 2 बेगुनाह अफराद शहीद हुए। फोरम ने मार्काए हक के शोहदा को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने भारत की बिला इश्तियाल जारियत के दौरान अपनी जानों का कीमती नजराना पेश किया। एलामे के मुताबिक फोरम ने खासतौर पर मार्काए हक के एक अहम और फैसला कुन मरहले ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाब तकमील को सराहा। फोरम ने पाकिस्तानी मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरियर्स को सराहा, जो भारतीय प्रोपेगेंडे, जाली खबरों और जंगी जुनून के खिलाफ रियासत के साथ कदम मिलाकर खड़े रहे। फोरम ने सियासी क़यादत को उनकी दूरअंदेशी, मौक़ा हक के दौरान बेमिसाल क़यादत, पुख्ता यकीन और गैर मुतज़लज़ल अज़म के साथ कौम की रहनुमाई पर सलाम पेश किया और यह भी कहा कि ताकत के इस्तेमाल और धमकी आमेज़ रवैये के जरिए पाकिस्तान पर दबाव डालने की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। फोरम ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुतहर्रिक भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द प्रॉक्सीज की सरकोबी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का यादा किया। दूसरी जानिब भारत में ये तनकीद बढ़ रही है कि सदर ट्रंप भारत की तौहीन कर रहे हैं। भारत का साथ देने के बजाय वो भारत और पाकिस्तान को एक तरह ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन मोदी हुकूमत सदर ट्रंप को जवाब तक नहीं दे रही है। इस तनाजुर में भारत में वज़ीर आज़म मोदी के 11 साल में अमरीका और दीगर ममालिक के मुतादिद दौरे भी गिनवाए जा रहे हैं और उन पर तनकीद हो रही है कि वज़ीर आज़म मोदी मुसलसल दौरे करते रहे, मगर जब भारत को जरूरत पड़ी तो अमेरिका समेत कोई भी आगे नहीं आया। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि 11 साल में 86 ममालिक के दौरे करने के बाद दुनिया को कायल करने के लिए वज़ीर आज़म मोदी को कांग्रेस की जरूरत क्यों पड़ रही है? लोग आप पर एतमाद क्यों नहीं कर रहे हैं? कौम को एतमाद में कब लेंगे? पार्लियामेंट का इजलास कब बुलाएंगे? 11 साल सत्ता में काबिज रहने के बाद 86 देशों की यात्रा दिसंबर तक करने के बाद, उसमें और कई जुड़ गए उसके बाद, करने के बाद नरेंद्र मोदी जी आज मजबूर हैं कि उनको बाईपार्टिसन अप्रोच लेनी पड़ रही है। जिस विपक्ष को आपने पानी पी पी कर विदेशों की धरती पर कोसा, जिस विपक्ष को की आपने धज्जियां उड़ाई, आज आपको विपक्ष के उन साथियों को, कांग्रेस को लेकर जाना पड़ रहा है दुनिया को बताने के लिए। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, आपको तो बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? लोग आप पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? आप तो विश्वगुरु थे। सिर्फ ऑपोजिशन ही नहीं बल्कि मीडिया और वीलॉगर्स भी यही सवाल उठा रहे हैं कि वज़ीर आज़म मोदी ने सबसे ज़्यादा बैरून मुल्क दौरे किए, लेकिन जब भारत को ज़रूरत पड़ी तो एक भी मुल्क साथ देने के लिए नहीं आया। देश का प्राइम मिनिस्टर दुनिया के सारे देशों में चक्कर काट चुका है, उसमें से हमारे साथ कितने लोग आज की तारीख में जब हमने मुसीबत आई कितने लोग खड़े हुए। अगर आप जवाबदेह नहीं तो आप प्रधानमंत्री नहीं। आप सर्वदलीय बैठक में 2 बार नहीं आए, आप संसद को जवाब नहीं दे रहे, आप पत्रकारों का जवाब नहीं दे रहे 11 साल से। तो 11 साल से हमारे साथ आप जो मजाक बनाए रखे हैं, अब विश्व में भारत का मजाक बन गया है। आपके साथ एक देश नहीं है। इतना पैसा आपने खर्च किया अपने दौरों पे, वो क्या मजाक के लिए था? वो ड्रेस बदलने के लिए था? आपकी जो डायस्पोरा होता है वो मोदी मोदी करते हैं, उनके लिए था? वेस्टर्न मीडिया ने पूरा साथ पाकिस्तान का दिया। आपने जीती हुई बाजी को हारा है। अमेरिका के क्या बोल रहे हैं आपने? जीती हुई बाजी को हारा है, क्या बोल रहे हैं आप? हारा है, देखिए ये क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ये हारे, बिल्कुल नहीं है, ये हारा है। ये आगे क्या बोला आपने? ये जीती हुई बाजी को हारा है। भारत की नाक झुकी है। एक सेकंड पार्टी की वजह से बार-बार युद्ध हारा है, बार-बार युद्ध हारा है। बांग्लादेश में वो खुशियां मना रहे हैं, चीन में हवाई जहाज को लेके मीम्स बनाए जा रहे हैं। हर तरह से हमारे दिल बहुत परेशान है। चेहरे पे हमने ऐसा मुखौटा लगाया है कि हम जीत गए हैं, हम विश्व गुरु हैं, लेकिन अंदर से हमको पता है हम हार चुके। कोई भी हमारे साथ नहीं है। अब देखिए नेपाल के लोगों की क्या, उनके जो सोशल मीडिया है वो क्या बता रहा है हमारे बारे में, जैसे जंग उन्होंने जीती है और ये लम्हे फिक्रिया है। Trump has said 7 times that he will mediate between India and Pakistan, not just once. He has called them both great nations. He has said they are both equal friends of his. They will come to the table and negotiate under his allegedly benign supervision. Why is this happening? So we should introspect and ask ourselves. जहां भारत में बीजेपी हुकूमत और वजीर आजम मोदी की सिफारती और दुनिया में बयानिया बनाने में नाकामी पर कड़ी तनकीद हो रही है तो वहीं भारत में ही पाकिस्तान से मवाजना करके बताया जा रहा है कि पाकिस्तान हालिया तनाज़े के दौरान दुनिया में अपना बयानिया पेश करने में भारत से बहुत आगे नजर आया। भारतीय मीडिया में दिखाया जा रहा है
कि जैसे ही पहलगाम वाक़या हुआ और पाकिस्तान पर भारत ने इल्ज़ाम लगाया तो पाकिस्तान के वुज़रा ने तेज़ी से आलमी मीडिया का रुख किया, मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ दिए। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान के कम अज़ कम 3 वफाकी वुज़रा, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलाआत तारड़ तसलसल से आलमी मीडिया पर आए। रिटायर्ड जर्नल्स आए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी मीडिया पर इंटरव्यूज़ दिए। पाकिस्तान की 25 मीडिया अपीयरेंसेस के मुकाबले में भारत के किसी एक वज़ीर की भी मीडिया अपीयरेंस नहीं थी। But the concern that we are hearing from diplomatic circles is about the phase one. You know, the moment Pahalgam happened, at least top 3 ministers of Pakistan cabinet, the foreign minister, the information minister, the defense minister, they started making very frequent appearances in foreign media, especially in Europe, not limited to UK. Germany was covered, France was covered. 25 such appearances compared to almost 0 when it comes to top ministers from India. Well, let me get that right. 25 interviews were conducted by Pakistan's ministers across global platforms. Not a single Indian minister went on a global platform between April 22nd and May 7th. Am I correct? So 25 also includes another very prominent face from Pakistan, that is Bilawal Bhutto Zardari, the face of PPP, as opposed to India. इससे पहले स्काई न्यूज़ की एंकर याल्दा हकीम, जिन्होंने अपने प्रोग्राम में पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तानी वुज़रा और नुमाइंदों से सख्त सवालात किए थे, उन्होंने भारतीय मीडिया में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि भारतीय वुज़रा के मुकाबले में पाकिस्तानी वुज़रा इंटरव्यूज़ देने के लिए तैयार थे, सख्त सवालों का सामना कर रहे थे और यही पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ा फ़र्क था। That I've sort of said in previous interviews is we don't often hear from Indian officials talking about these things, not just in this period where there's a flashpoint, but in other times as well. And to be fair completely to Pakistan, they are willing to put up their defense minister, their interior minister, they're willing to come to the cameras regardless of how the interviews end up and the accusations. They're willing to take the tough questions and deal with it, and I think that is one of the things that perhaps culturally is a difference between India and Pakistan. मगर जहाँ ये बात दुरुस्त है कि भारत बैनुल अक़वामी बिरादरी और आलमी मीडिया में बयानियाँ बनाने की हालिया दौड़ में पाकिस्तान से बहुत पीछे था, तो वहीं ऐसा भी नहीं है कि भारत ने सिरे से कोशिश ही ना की हो। पहलगाम वाक़े के फ़ौरन बाद नरेंद्र मोदी ने मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं से फ़ोन पर बात की। भारत में तैनात मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों को ब्रीफिंग्स दी गई और उन्हें कायल करने की कोशिश की गई कि पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन भारत इस कोशिश में नाकाम हो गया था और कोई भी मुल्क भारत की बात मानने को तैयार नहीं हुआ। 27 अप्रैल को न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि पहलगाम हमले के बाद से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 1 दर्जन से ज़ायद आलमी रहनुमाओं से फ़ोन पर बात की है। भारतीय दारुल हुकूमत में 100 से ज़ायद मिशंस के सिफारतकार दफ्तर ख़ारजा में ब्रीफिंग्स के लिए बुलाए गए। 4 सिफारतकारों के मुताबिक लगता है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन के लिए केस बना रहा है। तज्ज़ियाकारों और सिफारतकारों के मुताबिक मजबूत शवाहिद की अदम मौजूदगी 2 इम्कानात में से एक की तरफ निशानदही करती है कि भारत को पाकिस्तान पर हमला करने से पहले इस हमले से मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए मजीद वक्त दरकार है और भारत ने सरकारी सतह पर पहलगाम हमले की जिम्मेदारी डालते हुए किसी भी ग्रुप की निशानदही नहीं की है और अपने इस दावे के हक में भी अवामी सतह पर बहुत कम शवाहिद पेश किए हैं कि पाकिस्तान इसमें मुलविस था। इसके बाद 1 मई को ब्लूमबर्ग ने भी लिखा कि गुज़िश्ता हफ्ते भारत ने जिन सिफारतकारों को ब्रीफिंग दी थी उनमें से 2 सिफारतकारों ने शनाख्त ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि हालिया सिफारती मीटिंग्स में भारतीय हुक्काम ने ताहाल इस हमले से इस्लामाबाद को जोड़ने के हवाले से कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर आपके सामने रखेंगे। ग़ज़ा में इसराइली जारियत बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया इसराइल पर फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का इल्ज़ाम लगा रही है। सूरत हाल इतनी अलमनाक हो चुकी है कि इसराइल के अहम यूरोपीय इत्तेहादी भी अब इसराइली जारियत के खिलाफ आवाज़ उठाने पर मजबूर हो गए हैं, मगर इसराइल तमाम तर आलमी दबाव के बावजूद ग़ज़ा में जारियत को मज़ीद वुसअत दे रहा है। इमदादी सामान पर आयद पाबंदियाँ बरकरार हैं और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मुसलसल ग़ज़ा पर कब्ज़े का ऐलान कर रहे हैं और अपने इन इक़दामात को ट्रंप के प्लान के ऐन मुताबिक बता रहे हैं। हैरानकुन तौर पर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत अहम यूरोपीय ममालिक तो इसराइली जारियत पर मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं, इसराइल के खिलाफ सख्त इक़दामात की धमकियाँ दे रहे हैं, मगर अमरीकी सदर ट्रंप इस इंसानी अलमिये पर इस वक्त खामोश हैं, बल्कि वो इस हवाले से सवालों का जवाब तक नहीं दे रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ग़ज़ा में होने वाली नस्लकुशी पर तो खामोश हैं, जिससे अब पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है, मगर इसके बरक्स सदर ट्रंप ने इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का मुकदमा लड़ने वाले मुल्क जनूबी अफ्रीका के सदर पर ही सफ़ेद फार्म अफ्रीकियों की नस्लकुशी का इल्ज़ाम लगा दिया है, जिसके कोई सबूत भी नहीं है। कल जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा ने व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान ओवल ऑफिस में इंतहाई ड्रामाई सूरत हाल नजर आई। ट्रंप के सदर बनने के बाद व्हाइट हाउस में वो मनाजिर देखने को मिल रहे हैं
जो माजी में कभी नहीं देखे गए। पहले अमेरिकी सदर ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस ने यूक्रेन के सदर जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाकर बेइज्जत किया और अब ट्रंप ने जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा को साथ बिठाकर एम्बेरस किया, वीडियोस चलाई, उन्हें अखबारों के आर्टिकल्स दिखाए और उनके जरिए जनूबी अफ्रीका की हुकूमत पर सफ़ेद फाम अफराद की नस्लकुशी का इल्ज़ाम लगाया। और इन इल्ज़ामात पर ट्रंप ने जनूबी अफ्रीका के सदर से वजाहत तलब की। इस दौरान जनूबी अफ्रीकी सदर इन इल्ज़ामात पर वजाहतें देते रहे। We have thousands of stories talking about it. Sure. And we have documentaries, we have news stories, and that. Is Natalie here? Somebody here to turn that? I could show you a couple of things, and I have to. It has to be responded to. Yeah, sure. Let me see the articles, please, if you would. And turn the lights down. Turn the lights down and just put this on. It's right behind you, Johan. There's nothing this parliament can do. With or without you, people are going to occupy land. We require no permission from you, from the president, from no one. We don't care. We can do whatever you want to do. Who are you to tell us whether we can occupy land or not? We are going to occupy land. Yeah. South Africa occupy land. That's who we are. Let me clarify that, because what you saw, the speeches that were being made, one, that is not government policy. We have a multi-party democracy in South Africa that allows people to express themselves, political parties to adhere to various policies, and in many cases, or in some cases, those policies do not go along with government policy. Our government policy is completely against what he was saying, even in the parliament. And they're a small minority party, which is allowed to exist in terms of our constitution. But you do allow them to take land. No. You do allow them to take land. Nobody can take land. And then when they take the land, they kill the white farmer. And when they kill the white farmer, nothing happens to them. No, there is nothing happens to them. There is criminality in our country. People who do get killed, unfortunately through criminal activity, are not only white people. Majority of them are black people, and we have now been utilized. The farmers are not black. I don't now say that's good or bad, but the farmers are not black. अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप के इस रवैये को जनूबी अफ्रीकी सदर पर एम्बुश करार दिया है, जबकि अक्सर अमेरिकी और मगरबी तज्जियाकार ट्रंप के इस रवैये को उनके करीबी दोस्त और दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क से भी जोड़े हैं, जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर काफ़ी अरसे से जनूबी अफ्रीका में सफ़ेद फाम अफराद की नस्लकुशी की कैंपेन चलाते रहे हैं और उन्होंने अपना ताल्लुक भी जनूबी अफ्रीका से है। ट्रंप फरवरी से ही जनूबी अफ्रीका पर सफ़ेद फाम अफराद की नस्लकुशी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हालांकि उन्होंने इस हवाले से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी किया था और उन्होंने फरवरी में जनूबी अफ्रीका से खुसूसी तौर पर 60 के करीब सफ़ेद फाम अफराद को अमेरिका में पनाह देने के लिए अमेरिकी सिफारत खाने के जरिए अमेरिका बुलवाया था। हालांकि उस वक्त तक ट्रंप ने खुद ही दुनिया भर से पनाह गुज़ीनों की अमेरिका आमद पर पाबंदी आयद कर दी थी। अमेरिका और मगरबी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी अफ्रीकी सदर के सामने जो बातें की वो दुरुस्त ही नहीं है, जो वीडियोस चलाई वो भी हक़ाइक़ के बरक्स थी और जो आर्टिकल दिखाए वो भी गलत थे। CNN के मुताबिक जनूबी अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पुरतशद्दुद जराइम होते हैं, ताहम वहाँ सफ़ेद फाम किसानों की नस्लकुशी नहीं हो रही है। नस्लकुशी के दावे बाज़ औक़ात जांचने में मुश्किल हो सकते हैं, मगर हक़ाइक़ ये वाज़ेह करते हैं कि ऐसी नस्लकुशी जिसका सदर ट्रंप दावा कर रहे हैं वो हो ही नहीं रही है। जनूबी अफ्रीका में सफ़ेद फाम किसानों के खिलाफ जराइम मुल्क के मजमूई जराइम का एक बहुत ही मामूली हिस्सा है। जनूबी अफ्रीका के ताज़ा तरीन सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 के दरमियान मुल्क में 19,696 कत्ल के वाक़यात हुए, जिनमें से सिर्फ 36 कत्ल यानी तकरीबन 0.2% फार्म्स या छोटे ज़रई इलाकों में हुए हैं। इन 36 मुतासरीन में से भी सिर्फ 7 किसान थे। ये बात काबिल ज़िक्र है कि जनूबी अफ्रीका में सियाह फाम किसान भी मौजूद हैं और सरकारी आदाद-ओ-शुमार में नस्ल की बुनियाद पर तफसीलात नहीं दी जाती हैं। बाकी 29 मुतासरीन में फार्म्स के मजदूर भी शामिल थे, जो अमूमन सियाह फाम होते हैं। जनूबी अफ्रीका के किसानों की नुमाइंदगी करने वाले गिरोहों के आदाद-ओ-शुमार भी यही जाहिर करते हैं कि फार्म्स पर होने वाली हलाकतें सालाना दर्जनों में होती हैं, जो मुल्क के मजमूई जराइम का निहायत मामूली हिस्सा है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक किसी कौमी, नस्ली या मजहबी गिरोह को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह करने के इरादे से कत्ल या जिस्मानी या ज़हनी तौर पर शदीद नुकसान पहुँचाने के इक़दाम को नस्लकुशी कहा जाता है। और इस बात का कोई सबूत मौजूद नहीं है कि जनूबी अफ्रीका ने इस किस्म की कोई कोशिश की हो या इसकी सरपरस्ती की हो। ताहम सफ़ेद फाम कौम परस्त गिरोहों ने कई बरसों से जनूबी अफ्रीकी सफ़ेद फाम किसानों के खिलाफ नस्लकुशी के दावे को आगे बढ़ाया है।
है। इसी तरह बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने इस हवाले से लिखा है कि जनूबी अफ्रीका नस्ल की बुनियाद पर जराइम के अदाद-ओ-शुमार जारी नहीं करता, लेकिन ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर 2024 के दरमियान मुल्क में तकरीबन 10,000 अफराद कत्ल हुए। उनमें से सिर्फ 1 दर्जन अफराद फॉर्म्स पर हमलों के दौरान मारे गए, जिनमें 1 किसान था, जबकि 5 अफराद फॉर्म्स में रहने वाले थे और 4 मजदूर थे जो मुमकिन तौर पर सियाह फार्म थे। BBC की एक और रिपोर्ट में जनूबी अफ्रीका में रहने वाले सफ़ेद फार्म अफराद, जिन्हें अफ्रीकानर कहा जाता है, उनसे मुताल्लिक लिखा है कि अफ्रीकानर्स जो बोइड्स के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसका मतलब किसान है, और ये गिरोह आज भी ज़राअत से करीबी वाबस्तगी रखता है। 1948 में जनूबी अफ्रीका की अफ्रीकानर हुकूमत ने अपार्थाइड यानी नस्ली अलहदगी का निज़ाम मुतारिफ कराया, जिसने नस्ली तफरीक को इंतहा तक पहुँचा दिया था। इस निज़ाम के तहत ऐसे कवानीन बनाए गए जिनमें मुख्तलिफ नस्लों के दरमियान शादियों पर पाबंदी लगा दी गई। बहुत सी अच्छी नौकरियाँ सिर्फ सफ़ेद फार्म लोगों के लिए मखसूस की गई और सियाह फार्म लोगों को टाउनशिप्स और होमलैंड्स नामी इलाकों में ज़बरदस्ती रहने पर मजबूर किया गया और उन्हें मयारी तालीम से भी महरूम रखा गया। अफ्रीकानर रहनुमा हेनरिक फेरोड ने 1950 की दिहाई में कहा था कि सियाह फार्मों को तालीम के मयारी इदारों में दाखिले की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। उन्हें मालूम होना चाहिए कि उनका मकाम सिर्फ लकड़ियाँ काटना और पानी भरना है। अफ्रीकानर्स की जनूबी अफ्रीका पर उजारादारी 1994 में ख़त्म हुई, जब सियाह फार्मों को पहली बार मुल्कगीर इंतखाबात में वोट डालने का हक मिला और नेल्सन मंडेला की क़यादत में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इक़्तिदार में आई। आज जनूबी अफ्रीका की कुल आबादी 6 करोड़ से ज़ायद है, जिनमें अफ्रीकानर्स की तादाद 25 लाख से कुछ ज़्यादा है, यानी वो कुल आबादी का तकरीबन 4% हैं। BBC के मुताबिक ओवल ऑफिस में ट्रंप की जानिब से दिखाई गई वीडियो में एक सड़क के साथ सफ़ेद सलीबों की कतारें दूर तक फैली हुई नजर आती हैं। ट्रंप ने दावा कर दिया कि ये कब्रें हैं जहां हज़ारों सफ़ेद फार्म किसान दफन हैं, लेकिन असल में ये सलीबें कब्रों की अलामत नहीं है। ये वीडियो 2020 में एक सफ़ेद फार्म किसान जोड़े के कत्ल के खिलाफ एहतजाज की है। इस जोड़े को उनके फॉर्म पर हमला करके गोली मार दी गई थी। ये क्लिप यूट्यूब पर 6 सितंबर को शेयर किया गया था, जो मुजाहरे के अगले दिन की तारीख है। और इस एहतजाज के मुंतज़मीन में से एक शख्स रॉब होटसन के मुताबिक यह कब्रिस्तान नहीं बल्कि एक यादगार थी और ये सलीबें सिर्फ एक आर्जी यादगार के तौर पर नस्ब की गई थी ताकि मकतूल जोड़े को खिराज अक़ीदत पेश किया जा सके। इसके अलावा व्हाइट हाउस में होने वाले अमरीकी सदर और उनके जनूबी अफ्रीकी हममनसब की मुलाकात के दौरान कतर की जानिब से अमरीका को दिए गए जहाज़ का जिक्र भी हुआ। अफ्रीकी सदर ने तंज़िया अंदाज में कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए जहाज़ तो नहीं है, जिस पर ट्रंप ने कहा कि काश आप दे सकते तो मैं कबूल कर लेता। I'm sorry, I don't have a plane to give you. I wish you did. I would take it. If your country offered the United States Air Force a plane, I would take it. Okay. अहम बात यह है कि ट्रंप इस मुलाकात में जनूबी अफ्रीका में सफ़ेद फार्म अफराद की नस्ल कुशी की बात दोहराते नजर आए। हालांकि हकीकत में इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है और अहम आलमी मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्रंप की इन बातों को फैक्ट चेक करके गलत करार दे रहे हैं। मगर इस वक्त गजा में जो सूरत हाल है उसे खुद आलमी इदारे और ट्रंप के मगरबी इत्तेहादी भी तस्लीम कर रहे हैं और इसराइल पर नस्ल कुशी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हक़ाइक़ पेश कर रहे हैं। मगर जब ट्रंप से गजा की सूरत हाल पर सवाल हुआ तो उन्होंने सवाल को ही स्टेटमेंट करार दे दिया और जवाब देने के बजाय आगे बढ़ गए। Mr. President, are you going to be speaking to Prime Minister Netanyahu about Israel's renewed defensive? There's been a lot of concern from European countries. The Pope has expressed concern. Are you going to be asking Prime Minister Netanyahu to tone down the offensive in Gaza to let more aid in? Was that a question or a statement? This guy's, you never change this. ट्रंप गजा की सूरत हाल पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, मगर उनके इत्तेहादी इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू उनका नाम लेकर और उनके मुतनाज़ मंसूबे को बुनियाद बनाकर गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहे हैं। गजा की सूरत हाल और नेतन्याहू के नए ऐलानात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। कल व्हाइट हाउस में जनूबी अफ्रीका के सदर से मुलाकात में सदर ट्रंप ने गजा की सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया, मगर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गजा में जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो उन्हें ट्रंप के ही प्लान का हिस्सा करार दे रहे हैं और मज़ीद आगे बढ़ने का ऐलान कर रहे हैं। साथ ही वो जंगबंदी के लिए सख्त शराइत पेश कर रहे हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक कल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गुज़िश्ता साल दिसंबर के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जब उनका हालिया फ़ौजी हमला ख़त्म होगा तो गजा की पट्टी मुकम्मल तौर पर इसराइली फ़ौज के कंट्रोल में होगी। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि अगर आर्जी जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले का कोई मौका पैदा होता है तो इसराइल इसके लिए तैयार होगा। लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म ने जंग के खात्मे के लिए कुछ शराइत पेश की, जिनमें तमाम यरगमालियों की रिहाई, हमास को गैर मुसल्ला करना, इसकी क़यादत को जिला वतन करना और इस मंसूबे पर अमल दरामद शामिल है जिसे अमरीकी सदर ट्रंप ने फरवरी में पेश किया था, जिसके तहत फ़लस्तीनियों को गजा से बेदखल कर दिया जाएगा। ट्रंप ने फरवरी में कहा था कि अमरीका को गजा का कंट्रोल संभालना चाहिए और इस इलाके को मशरिक़ वस्ता के एक सयाहती मकाम में तब्दील कर देना चाहिए। अल जज़ीरा के मुताबिक ये पहला मौका है कि नेतन्याहू ने
ट्रंप के मंसूबे को जंगबंदी की शराइत में शामिल किया है। मुतादिद ममालिक और इंसानी हकूक़ की तंजीमें इस मंसूबे को एथनिक क्लेंजिंग करार दे रही हैं। इसके अलावा नेतन्याहू ने दावा किया कि मोहम्मद सिनवार मुमकिन तौर पर इसराइली हमले में मारे गए हैं। मोहम्मद सिनवार हमास के साबिक सरबराह याया सिनवार के भाई हैं। याया सिनवार गुज़िश्ता साल अक्टूबर में इसराइली फोर्सेस से झड़प के दौरान मारे गए थे। ताहम हमास ने ताहाल मोहम्मद सिनवार के मारे जाने की तस्दीक नहीं की है। वाज़ेह रहे कि रवा माह के आगाज़ में इसराइल ने जनूबी गजा के यूरोपियन अस्पताल पर शदीद बमबारी की थी, जिसमें तकरीबन 28 अफराद शहीद हो गए थे। इसराइल के इस हमले की आलमी बरादरी ने शदीद मजम्मत की थी। इस दौरान इसराइल ने यह जवाब दिया था कि हमले का हदफ मोहम्मद सिनवार थे, जो मुमकिन तौर पर गजा में हमास के सरबराह हैं। सारी सूरत हाल में गजा में इंसानी बहरान संगीन से संगीनतर होता जा रहा है। खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गई हैं। लोग कतारों में लगकर पानी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग तबाहशुदा इमारतों में रहने पर मजबूर हैं और अब तो इसराइल अस्पतालों को भी पहले से ज़्यादा टारगेट कर रहा है। इस हवाले से कल हमने आपके सामने CNN, BBC, अल जज़ीरा, CBS, ITV और फ्रांस 24 समेत मुख्तलिफ आलमी मीडिया इदारों की रिपोर्ट्स रखी थी, जिनमें गजा की इस संगीन सूरत हाल के मनाजिर दिखाए गए थे। जबकि CNN ने इसराइल की जानिब से इमदाद की बंदिश और कहत की सूरत हाल से मुतासर एक फ़लस्तीनी बच्ची और उसके ख़ानदान पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें इंतहाई दर्दनाक मनाजिर देखे जा सकते हैं और देखा जा सकता है कि गजा में तकरीबन तमाम ख़ानदान इसी सूरत हाल से दो चार हैं। मेरे वालिद के साथ मेरे अलावा कोई नहीं, सिर्फ मैं हूँ जो पानी ले जा सकती हूँ। हमें सिर्फ पानी भरने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है और अक्सर हम सिर्फ आधी बाल्टी ही पानी से भर पाते हैं। मैं मजबूत होना चाहती हूँ ताकि मेरे वालिद को अकेले सारा बोझ ना उठाना पड़े। This is the story of one 12-year-old girl. ये इस 12 साला बच्ची और इसकी फैमिली की कहानी है, मगर आज गजा में बहुत से खानदानों की यही कहानी है। ये खानदान पानी और खाने की तलाश में मारे मारे फिरते हैं और अगर घर में कोई एक शख्स मारा जाए तो पूरे खानदान की मुश्किलात में नाकाबिले यकीन इजाफा हो जाता है। मेरे भाई ने खातून को मदद के लिए पुकारते हुए देखा। उस खातून के बच्चे बुरी तरह खौफजदा थे। वो उनकी मदद करने के लिए झुका तो एक स्नाइपर की गोली उसे आकर लगी, जो उसके सीने में लगी और निकल गई। ये देखिए, गोली उसके सीने से इस जगह से घुसी और देखिए यहाँ पीछे से निकल गई। हमने उसकी ये जैकेट उतारी, उसे दफना दिया। वो हमारा वाहिद बेटा था, उसकी मौत ने हमें तोड़ कर रख दिया है। अपने भाई के मारे जाने के बाद इस बच्ची जैरा ने जिम्मेदारियां संभाल ली और अपनी फैमिली की जिम्मेदारी संभाल ली। मेरे वालिद बूढ़े हैं और दिल की बीमारी में मुब्तला हैं। अगर वो पानी से भरी बाल्टी उठाने की कोशिश करते हैं तो गिर जाते हैं, इसलिए मुझे ये जिम्मेदारी अदा करनी पड़ती है और मेरे वालिद मेरी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। गजा के खानदानों के ये हालात इसराइल की तरफ से की गई 3 माह की नाकाबंदी से मजीद बदतर हो गए हैं। इसराइल का दावा है कि नाकाबंदी हमास पर दबाव डालने और मुग़वियों की बाजियाबी के लिए की गई है, मगर अभी तक इसराइल दोनों मकासद हासिल करने में नाकाम हुआ है और जितनी थोड़ी सी इमदाद गजा के अवाम तक पहुँच रही है, इससे गजा के अवाम फाका कशी के दहाने पर पहुँच चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइल का ये रवैया ज़ालिमाना और गैर इंसानी है। मैं अपनी भतीजी के साथ हर वक्त खेला करती थी। वो छोटी बच्ची भी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो गई और उसका यहाँ इलाज न हो सका। हमें बताया गया कि उसे यहाँ से निकालना पड़ेगा और ये उस वक्त हुआ जब उसकी हालत मरने जैसी हो चुकी थी। खुदा उस पर अपना करम करे। मैं चाहती थी कि कोई मेरी बच्ची के लिए दूध का बंदोबस्त कर दे। मैंने खुद खाना पीना और चलना फिरना छोड़ दिया था। मैं बाथरूम जाने के भी काबिल नहीं रही थी क्योंकि मुझे डर लगता था कि मेरी बच्ची गिर जाएगी। सुबह 5 बजे मुझे एहसास हुआ कि मेरी बच्ची का इंतकाल हो गया है। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा कलेजा नोच कर ले गया है या फिर जैसे किसी ने मुझे खंजर मार मार कर मेरे जिस्म को छलनी कर दिया हो। मेरे जज्बात और एहसासात खुद मेरे कंट्रोल में नहीं थे। एक बच्चा पैदा हुआ और इस दुनिया से चला गया क्योंकि गजा में इस वक्त फाका कशी का राज है। सिर्फ 3 माह की ही जिंदगी थी उसकी। जंग से पहले गजा के अवाम इस इमदाद से गुजारा कर रहे थे जो सैकड़ों ट्रक्स के जरिए गजा में पहुंचाई जाती थी। अब जबकि इसराइली फौज पूरे गजा पर कब्जे का दावा कर रही है, तो जो भी इमदाद यहाँ तक पहुँचेगी वो यकीनी तौर पर गजा के अवाम के लिए काफी नहीं होगी। आबिर सलमान, CNN, जेरूसलम। आलमी बरादरी गजा की सूरत हाल और इसराइल की जानिब से इमदाद की बंदिश पर सख्त रद्द अमल दे रही है, लेकिन
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि आलमी रहनुमाओं को इजराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर मजीद ठोस इक़दाम लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ इसराइली फोर्सेज ने मकबूजा मगरबी किनारे में यूरोपीय वफ्द पर फायरिंग कर दी थी, जिस पर यूरोपीय ममालिक का सख्त रद्दअमल सामने आ रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक यूरोपीय ममालिक ने मकबूजा मगरबी किनारे में एक वाक़े की मजम्मत की है, जिसमें इसराइली फ़ौजियों ने एक सिफारती वफ्द के करीब फायरिंग की थी। इटली और फ्रांस दोनों ने वाक़े पर इसराइली सफ़ीरों को तलब करके वजाहत मांगी है। इसके अलावा जर्मनी, तुर्की, स्पेन और कनाडा ने भी इस वाक़े की मजम्मत की है, जबकि यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर की सरबराह काया कैलिस ने वाक़े की तहकीकात का मुतालबा भी किया है। दूसरी जानिब अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में फायरिंग से इसराइली सिफारत खाने के 2 एहलकार हलाक हो गए हैं। आलमी खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक पुलिस के मुताबिक वाशिंगटन में इसराइली सिफारत खाने के अमले के 2 अफराद को एक यहूदी म्यूजियम में होने वाली तकरीब से निकलते वक्त गोली मारकर हलाक कर दिया गया और मुलजिम ने गिरफ्तारी के बाद फ्री फ्री पैलेस्टाइन का नारा लगाया। कल शाम होने वाले इस हमले के बाद दुनिया भर में इसराइली सिफारती मिशंस ने अपनी सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है। तर्जुमान इसराइली सिफारत खाने ने कहा है कि इसराइली सफ़ीर वाक़े के वक्त इस मकाम पर मौजूद नहीं थे। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुतासरीन के ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार करते हुए वाक़े को एंटी सेमिटिज़म करार दिया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।